चलिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे मनुष्य में श्वसन के बारे में। तो मनुष्य में श्वसन के बारे में आप लोग पढ़े थे ये कि मनुष्य जो है श्वसन क्रिया के दौरान वायु को एक्सेप्ट भी करता है, और वायु में जो घुलनशील गैसेस हैं, चूंकि वायु एक प्रकार का क्या मिश्रण है, तो वायु में जो घुलनशील गैसेस हैं वो उसके शरीर से बाहर भी निकलने का काम होता है। यानी ऑक्सीजन आप अंदर लेते भी हैं या वायु के विभिन्न अवयव आप अंदर लेते भी हैं, और जब ये अंदर में एक प्रेशर वो कायम करता है तो फिर उसको क्या होता है, या अन्य जीवल जो हानिकारक है उसको आपके बॉडी से बाहर भी निकलने की आवश्यकता होती है। तो ये सांस को लेना और सांस को छोड़ना, ये पूरी प्रक्रिया जो है उसी को हम लोग श्वसन की क्रिया कहते हैं। यानी हम लोग वायु ग्रहण भी करते हैं और वायु को क्या करते हैं, छोड़ने का भी काम करते हैं। जिसमें एक नॉर्मल सी जानकारी कल हम आपको दिए थे कि आप ऑक्सीजन जितना परसेंट लेते हैं, यदि मान लिया जाए 21% आप लेते हैं, तो इसमें मात्र 3 से 4% आपके बॉडी में उसका यूज है। अब बाद में ऑक्सीजन को आप क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसमें हम आपको बताए थे कि छोड़ते कितना है, तो 16 से 17%। ऑक्सीजन लेते कितना है, 21%। छोड़ते कितना है, यदि कार्बन डाइऑक्साइड की बात हम आपसे करेंगे तो आप लेते हैं 0.03% और छोड़ कितना देते हैं, 3.6 या फिर 4%। 3.6 या फिर 4% क्या करते हैं, आप छोड़ देते हैं। यानी जितना आप लेते हैं उससे अप्रॉक्स 300-350 गुना ज्यादा आप क्या करते हैं, छोड़िए देते हैं। नाइट्रोजन की बात हम आपको बताए थे कि नाइट्रोजन आप लेते कितना परसेंट है, 78%, और छोड़ते कितना है, 78%। इसका मतलब जितना परसेंट आप नाइट्रोजन लेते हैं वो मैक्सिमम आप क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। यानी आपके बॉडी में इस नाइट्रोजन की कोई उपयोगिता नहीं है, क्योंकि ये जहरीला होता है। यदि आपके बॉडी के अंदर ये रह जाएगा तो पूरा बॉडी में विष फैला देगा, जिससे व्यक्ति की मौत हो जाएगी। अतः नाइट्रोजन सिर्फ आपके बॉडी के अंदर में जाता है और उसी रूप में क्या होता है, बॉडी से बाहर चला जाता है। कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं। चलिए, तो अब हम आपको बताते हैं श्वसन संबंधी इसमें और क्या क्या जानना था। इस फिगर से वो सब बात क्लियर नहीं हो पाएगा, ई फिगर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। नहीं, वो बता दिया था, और कुछ जो आगे पढ़ना है गौर करेंगे बाबू। तो यहां पर आप कुछ स्ट्रक्चर जो आप देख रहे होंगे, इसमें आपका ये स्पष्ट है कि हम आपको श्वसन तंत्र में कुछ अंग का नाम बताए थे। कम से कम 4-5 नाम तो आपको याद होगा। जैसे हम आपको नाक के बारे में बताए थे, ट्रेकिया के बारे में बताए थे, लैरिक्स के बारे में बताए थे, फेफड़ा के बारे में बताए थे, ब्रांचेस के बारे में बताए थे, और ऑल्ब्यूली के बारे में बताए थे। ये सारा अंग का नाम याद है क्या? चलिए, इस अंग का पोजीशन भी आपको पता है। ये पहले नाक है, यानी हवा पहले आपके नोज में प्रवेश करती है तो फिर यहां आती है। इसको लैरिक्स कहा जाता है। नहीं, लैरिक्स बोले तो गला, लैरिक्स बोले तो गला। तो नाक में जैसे वायु प्रवेश करती है तो फिर वो कहां चली आती है, तो आपके लैरिक्स के पास चली आती है, यानी गला के पास आती है। फिर गला से जब वो नीचे जाती है तो इसको आप कहते हैं विंड पाइप, यानी श्वास नली, या उसी को ट्रेकिया कहा जाता है। ट्रेकिया का ही सिनोनिम्स हो गया विंड पाइप, यानी हवा की नालिका जिसमें हवा प्रवेश करती है। तो ये आपका ट्रेकिया हो गया। अब आप गौर क्या करते होंगे कि ये ट्रेकिया ही आगे जब बढ़ा तो ये 2 भागों में बट गया है। ट्रेकिया ही आगे चलकर ये ट्रेकिया है, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है ना। अब ये ट्रेकिया ही आगे चलकर क्या हो गया, 2 भागों में बट गया है। इन दोनों फेफड़ा में वो अलग अलग प्रवेश कर गया है। फेफड़ा एक जोड़ा होता है, यानी 2 होता है, तो एगो इधर घुस गया, एगो उधर घुस गया। अब इन नली क्या है कि दोनों फेफड़ा में जब प्रवेश किया तो ये देखो विभिन्न तरह के ब्रांच में बट गया। अब वो एगो नहीं रहा है। अब देखो इसी से एक ब्रांच इधर निकलल है, एक ब्रांच इधर निकलल, इधर इधर इधर, एकदम हर जगह ब्रांच आपको दिखाई पड़ रहा है ना। यानी अब वो एगो ट्रेकिया अब अकेले में नहीं रहा, अब उसकी कई शाखा तैयार हो गया है, कई उसका ब्रांच तैयार हो गया, इसलिए इसके ब्रांच को ब्रोंचज कहा जाता है। क्लियर हो गया? ब्रांचेस से शब्द याद रखिएगा कि ट्रेकिया आगे चलकर फेफड़ा में कई ब्रांच में परिवर्तित हो गया, इसलिए उस ब्रांच को क्या कहा जाता है, ब्रांचेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रांचेज। यही काम उधर भी हुआ है ना कि इधर ट्रेकिया जैसे इसमें आया तो फिर इधर देखिए कई भागों में वो क्या हो गया, बट गया। तो ये जो कई भागों में आगे चलकर बट गया है, इसी को क्या कहा जाता है, ब्रांचेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रांचेज। तो यहां से यहां तक का काम आप समझ गए।
अब क्या होगा कि वायु यहां प्रवेश करके इस ब्रोंचेज में जब आता है तो अभी आपको इस फिगर में ओपन दिख रहा है। आगे हम एक फिगर आपको दिखाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि इसके ऊपर इस तरह का कैप लगा हुआ है, यानी गोलाकार संरचना है। तो ब्रोंचेज के लास्ट में जो गोलाकार संरचना रहता है, इस गोलाकार संरचना को ऑलव्यूली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑलव्यूली कहा जाता है। यानी ये जो गोलाकार संरचना है इसको कहते हैं ऑलव्यूली। क्या कहा जाता है? ऑलव्यूली। कहेगा ये ऑलव्यूली होता क्या है? तो आपका जो ये दोनों फेफड़ा है, इस फेफड़े का निर्माण इन्हीं सब ऑलव्यूली से होता है। यानी इस फेफड़े का जो आउटर बॉडी बनता है इस ऑलव्यूली से बनता है। इसलिए आप कह भी सकते हैं कि फेफड़ा का कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई जो है उस इकाई को ही ऑलव्यूली के नाम से जाना जाता है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि फेफड़ा के कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो आंसर आप क्या बोलेंगे? ऑलव्यूली। इस सारा चीज आगे लिखा हुआ हम आपको लाइन में दिखा देंगे, यहां समझने का खाली प्रयास कीजिएगा। जिससे आपके फेफड़ा का निर्माण हुआ है इसको क्या कहा जाता है? ऑलव्यूली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑलव्यूली। नाम याद हो रहा है? फेफड़ा का जिससे निर्माण हुआ उसको क्या कहा जाता है? ऑलव्यूली। और ऑलव्यूली की संख्या में अनगिनत है, यानी हजारों लाखों की संख्या में इस तरह के छोटे छोटे पार्ट्स। आगे हम आपको गुच्छा दिखाएंगे, जैसे लगेगा अंगूर का गुच्छा है। अंगूर का गुच्छा देखे ना कैसे लटकल रहता है, उसी तरह से आपके फेफड़ा में ये ऑलव्यूली जो है एकदम पूरा फेफड़ा को क्लोज कर ले है। यानी पूरे फेफड़ा का निर्माण जो है उसी ऑलव्यूली से हुआ है। अब मन में आता होगा सर इसका काम क्या है? तो आपके जो श्वास नली के माध्यम से हवा यहां प्रवेश करती है तो लास्ट में इसी में जाके वह रुकता है। अब जब वहां जाकर रुकता है तो कुछ मात्रा वहां उसकी दीवार पर स्टोर रह जाती है। अब बाद में वहां से फिर रिटर्न हो जाता है। रिटर्न होके जिस मार्ग से ये आया था उसी मार्ग से पुनः क्या होता है? आपके शरीर से बाहर भी जाता है। उसमें कुछ मुंह से बाहर निकल जाता है और कुछ नाक नोज से क्या होता है? आपके बॉडी से यहां से बाहर निकलता है। अब कहिएगा कि जब सर यहां पे आ जाता है तो ऐसा क्या होता है जो यहां से फिर हवा बाहर निकल जाएगा? तो वो काम करता कौन? डायफ्राम। ये मांसल संरचना है, नीचे दिख रहा है सभी लोगों को। ये जो नीचे मांसल संरचना है इस मांसल संरचना को ही क्या कहा जाता है? ये जो नीचे मांसल संरचना है इसी को डायफ्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायफ्राम। ये भी आपके श्वसन अंग में इस डायफ्राम का भी नाम आता है, क्योंकि श्वसन क्रिया का संपादन बिना डायफ्राम का नहीं हो सकता है, क्योंकि ये डायफ्राम लचीला होता है। यह एक लचीली मांसपेशी है। डायफ्राम क्या है? डायफ्राम क्या है? एक लचीली मांसपेशी। कैसी मांसपेशी? लचीली मांसपेशी। अब यदि ये डाउन होता है तो जैसे ये भाग डाउन हो जाएगा तो यहां का स्पेस बढ़ेगा कि घटेगा? जैसे वो डाउन हो जाएगा, इन नीचे चला जाएगा तो यहां का आयतन ज्यादा हो जाएगा। और जब आयतन ज्यादा होगा तो दबाव कम होगा। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि आयतन जब ज्यादा होता है तो दबाव क्या हो जाता है? कम। और आयतन कम रहेगा तो दबाव क्या होगा? ज्यादा। तो आप ये समझ गए होंगे कि जैसे ही डाउन जाएगा, लचेगा, तो यहां पर आयतन ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब खाली जगह बेसी मिलेगा, हवा सट सट प्रवेश करेगा। जगह जैसे ही गैपिंग मिलेगा तो हवा क्या होगा? बाहर से सट सट प्रवेश करेगा। अब क्या होगा? चूंकि लचीली है तो एक बार वो डाउन गया तो फिर वो अप जाएगा। जैसे अप जाएगा तो इस पर प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? जैसे ऊपर जाएगा प्रेशर बढ़ेगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो जगह खोजेगा निकलने का, और निकलने का जगह खोलेगा तो फेफड़ा में कहीं जगह बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ऑलव्यूली से पूरा पैक है तो कहीं जगह नहीं है। तो जैसे इस पर दबाव बढ़ेगा कि फिर वो इसी मार्ग से क्या होगा? आपके बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो ये बाहर आया, अंदर आया वायु किसके वजह से? डायफ्राम की वजह से। इसका मतलब फेफड़ा में डायफ्राम का होना बहुत जरूरी है। यह लचीली संरचना जब ये डाउन जाती है तो हवा को एक्सेप्ट कर लेती है, यानी बाहर से हवा अंदर की ओर क्या करता है? प्रवेश कर जाता है। और जैसे वो अप होती है ऐसे होकर उठ जाती है, प्रेशर बन जाता है, और जब प्रेशर बनता है यहां से वायु निकलकर क्या होती है? बाहर चली जाती है। तो डायफ्राम का भी काम समझ गए। अब देखिए क्या है कि ये जो ऑलव्यूली था, इस ऑलव्यूली में क्या होता है कि वहां पर एक प्रेशर बनता है वायु का। इस प्रेशर बनने से क्या होता है कि जितना भी ऑक्सीजन का पार्ट जो यूजेबल आपके बॉडी में है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो या नाइट्रोजन हो, तो नाइट्रोजन के बारे में तो आप साफ जानेंगे, उसका कोई यूज नहीं है, तो वहां पर एक बार नहीं रुकेगा, वो डायरेक्ट यहां जाएगा, लौट जाएगा। अब इसी में जो ऑक्सीजन बचता है वो ऑक्सीजन क्या होती है? इस ऑलव्यूली की दीवार से पार कर जाती है। अब यहां पर क्या होता है कि आपको ब्लड आता है। आगे जब हार्ट हम आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि हार्ट में आर्टरी से एक ट्यूब निकलती है, वो चल जाता है आपके फेफड़ा में।
कहां चल जाता है? फेफड़ा में। तो जब फेफड़ा में ब्लड आता है तो वही ऑक्सीजन जो 3 से 4% आपके फेफड़ा में है, वही ऑक्सीजन आपके ब्लड से अभिक्रिया करती है। जब ऑक्सीजन आपके हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करती है तो आपके हीमोग्लोबिन को प्योर कर देता है, यानी आपके ब्लड को शुद्धिकरण कर देता है। अतः हम कल भी बताए थे कि रक्त के प्यूरिफिकेशन की बात होगी तो आंसर सीधा क्या मारिएगा? रक्त का शुद्धिकरण कहां होता है? तो फेफड़ा में। रक्त का शुद्धिकरण कहां होता है? तो फेफड़ा में होता है। तो इतना सारा फंक्शन आपके फेफड़ा में है। उसके बाद क्या है कि फेफड़ा के बाहर देखिएगा एक दीवार है, ध्यान दीजिएगा, एकदम देखिएगा पतला सा एक झिल्ली दिख रहा होगा ना, स्पष्ट रूप से लग रहा है कि अलग से एगो झिल्ली है। ब्रोंचेज के बाहर लग रहा है कि ऐसन का जो है अलग से एगो झिल्ली बनल है। तो ये जो फेफड़ा के चारों ओर अलग से एक झिल्ली बना रहता है जो आपके फेफड़ा का एक आवरण कहलाता है। सब चीज का एक आवरण होता है। जैसे मांसपेशी के बाहर एक आवरण, इसको आप त्वचा कह दिए। हृदय में भी आगे पढ़ाएंगे, हृदय के बाहर भी एक आवरण रहता है, उसको पेरिकार्डियम कहा जाता है। किडनी में भी आवरण रहता है, उसको पेरिटोनियम कहा जाता है। उसी तरह से आपके फेफड़ा में भी एक बाहर आवरण है, इसको प्ल्यूरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्ल्यूरला। क्या कहा जाता है? प्ल्यूरला। क्या कहा जाता है? उसको हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुस आवरण। क्या बोलते हैं? फुफ्फुस आवरण। यानी फेफड़ा के बाहर एक आवरण है, उसे फुफ्फुस आवरण कहा जाता है। यानी सीधा बुझो एगो परत है जो आपके फेफड़ा को सुरक्षित रखता है। तो हर जगह के परत का अलग अलग नाम बोल दिए। त्वचा अलग चीज हो गया, पेरिकार्डियम अलग हो गया, पेरिटोनियम अलग हो गया और फुफ्फुस आवरण प्ल्यूरा अलग हो गया। तो यह एक आवरण हो गया। अब कहेगा सर आवरण का काम क्या होता है? तो किसी के भी कवच का काम होता है उसकी सुरक्षा प्रदान करना। ये त्वचा क्या करता है? आपकी मांसपेशी को सुरक्षा प्रदान करता है। ये कपड़ा क्या करता है? आपकी त्वचा को सुरक्षा प्रदान करता है। यदि ये कपड़ा नहीं रहेगा, त्वचा पर धूलकण बैठेगा, पता चलेगा ये उसमें नोचना शुरू कर देगा, विभिन्न प्रकार का वायरस आपके त्वचा के अंदर प्रवेश कर जाएगा और आप में बीमारी लाएगा। तो आप क्या करते हैं? कैप लगा लेते हैं अपने ऊपर, ताकि बाहरी वातावरण से आपका बॉडी जो है वो सुरक्षित रहने का काम करता है। तो उसी तरह से यहां पर क्या हो गया? एक कैप लग गया है जो आपकी फेफड़ा को सुरक्षित रखता है। अब क्या होता है कि आपका जो फेफड़ा है और ये प्ल्यूरा है, इसके बीच में पूरा का पूरा लिक्विड भरा हुआ रहता है। ये पूरा द्रव भरा रहता है। ऐसे नहीं समझिएगा खाली सूखल रहता है, नहीं, ये पूरा म्यूकस से भरा हुआ रहता है। इसमें पूरा द्रव भरा रहता है। उसको कहा जाता है फुफ्फुस द्रव, यानी प्लूरल लिक्विड के नाम से जाना जाता है। कहेगा सर वो लिक्विड क्या करता है? वो लिक्विड सब जैसे एक्वेरियम में नहीं देखते हैं मछली रहता है, अभी ना मछली का तैर नहीं पाएगा, उसी तरह से इसके अंदर का एयर जो है, वायु जो है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ऑक्सीजन जो है, ये विभिन्न गैसों का विनिमय बिना वाटर का संभव नहीं हो पाएगा। अतः ये क्या करता है? इसके अंदर का जो फ्लूइड्स है, यानी इसके अंदर का जो मटेरियल है, उस मटेरियल को क्या करता है? एक गति प्रदान करता है और आपके फेफड़ा को भी सुरक्षित रखने का कार्य करता है। क्योंकि ब्लड का यहां प्यूरिफिकेशन होना था और यहां लिक्विड नहीं रहेगा तो ब्लड वहां जम हो जाएगा। अतः ब्लड को जमने से क्या करता है? रोकने का काम करता है। तो आपका एक आवरण हो गया। अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन इस अंग में होता है। अब इस अंग से एक ट्यूब निकली रहती है और फिर वहां से निकलकर पता आप कहां चल जाएगा? वहां से निकलकर फिर वो हार्ट में चल जाएगा। हार्ट होते हुए फिर वो बाहर निकलेगा तो फिर आपके बॉडी के विभिन्न भागों में जाएगा। तो इसमें इधर से भी एक ट्यूब लगा हुआ है जो हृदय से अशुद्ध ब्लड को कहां लाया? फेफड़ा में। और इधर से भी एक ट्यूब लगा हुआ है जो फेफड़ा से शुद्ध ब्लड को कहां ले जाएगा? हृदय में। और फिर हृदय होते हुए आपकी बॉडी से आपके बॉडी में ले जाएगा। फिर बॉडी में जैसे वो संचरण होता है तो आपके बॉडी में विभिन्न प्रकार के हानिकारक पदार्थ हैं, वो फिर ब्लड से जुड़कर ब्लड को अशुद्ध कर देता है। फिर वहां से वो ब्लड घूमते 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 फिर हार्ट में आएगा, फिर हार्ट से वो फेफड़ा में जाएगा। ये कम आपके बॉडी में 2400 घंटा होते रहता है। ये कभी भी रुकने वाला काम नहीं है। इस सर्कुलेशन 24 आवर होता है। इसलिए आगे कभी पढ़े होंगे कि ब्लड के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। वो हर मिनट आपके बॉडी में चलते रहता है, कभी रुक नहीं सकता है। तो इस सारा सर्कुलेशन बनाए रखने में फेफड़ा का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। कोई कंफ्यूजन? तो अभी जितना भी चीज इसमें समझे हैं आगे हम आपको दिखाते हैं। इस सब आपके स्लाइड में लिखा हुआ है। इस सब तो ऑक्सीजन से हो गया है ना, यहीं से होता ना। चलिए अब आगे गौर करेंगे। अभी जितनी भी सारी चीज आपने पढ़ा है सब आपको याद होगा, लेकिन लाइन बाय लाइन आप देख लीजिएगा। मनुष्य में श्वसन संबंधी अंगों में नाक का नाम आता है, गला भी आता है, ट्रेकिया भी आता है, फेफड़ा भी आता है और क्या आता है? ब्रोंचेज भी आता है। यानी ये पांचों नाम सब लोगों को याद है। मनुष्य के श्वसन अंग में कौन किसका किसका नाम आता है? नाक आता है। सबको याद हो गया? जो पीछे बैठा है उसको याद हो रहा चला? पांचों नाम याद हो गया है।
चलिए, सबका काम भी आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि आपने फिगर से देख लिया था। नाक के द्वारा हवा कहां प्रवेश करती है? लैरिक्स में। सबसे पहले गला में जाता है ना, गोलका दिखाए थे। उसके बाद होते हुए कहां पहुंच जाता है? ट्रेकिया होते हुए कहां पहुंच जाएगा? लंग्स में। चलिए, लैरिक्स में, लैरिक्स जो है विंड पाइप के ठीक ऊपर स्थित रहता है। फिगर में आपको पता है वो जो लैरिक्स था, जहां जहां गोल 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 था, उसी के ऊपर में क्या था? लैरिक्स था। नीचे वाला को ट्रेकिया कहते हैं, ऊपर वाले को क्या कहते हैं? लैरिक्स। ट्रेकिया में भी देखिए होंगे गोल 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 एगो रिंग टाइप का है, देखे थे फिगर में? बहुत पीछे फिगर चला गया, आपको याद होगा, इस फिगर में तो नहीं दिख रहा होगा। देखिए होंगे ट्रेकिया में गोल गोल सनक था ना, उसको सी टाइप शेप्ड कहा जाता है। वो जो गोल गोल था उसको सी शेप्ड कहा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रेकिया चूंकि एक उपास्थि होती है, वो लचीली रहती है, तो उसको स्टैंड कौन करता है? तो वही सी टाइप का जो उसमें बना हुआ रिंग है, वही रिंग क्या करता है? ट्रेकिया लचीला होने के बावजूद भी उसको स्टैंड करके रखता है। क्लियर हो गया? अब गला के नीचे एक नली पाइप है, उस नली पाइप को क्या कहा जाता है? ट्रेकिया कहा जाता है। इस सब लोगों को याद होना चाहिए, याद है ना? लैरिक्स के नीचे क्या है? ट्रेकिया है। अब ट्रेकिया, जब ट्रेकिया के ऊपर गर्दन के आगे वाले भाग में क्या है? एक सी शेप्ड का आकार होगा। आप देखे होंगे वहां पर सी शेप्ड रिंग पाया जाता है, और वही सी शेप्ड रिंग क्या करता है? ट्रेकिया को एक्सटेंड करके रखता है। यदि वो रिंग नहीं रहेगा तो लचीला होता है, इधर से उधर चल जाएगा, पता चलेगा तनियोग इधर हो गया, सांसें नहीं ले पाइएगा और दम घुटने से व्यक्ति की मौत हो जाएगी। इसलिए उसका भी होना जरूरी होता है। इसके बाद इसमें आप देखिए कि यहां पर थायराइड ग्लैंड भी पाया जाता है। ट्रेकिया के जस्ट ऊपर यहां दोनों साइड में क्या होता है? थायराइड ग्लैंड पाया जाता है, और उसमें वायरस संक्रमण से एक बीमारी होती है जिसको आप क्या कहते हैं? घेघा। घेघा रोग का नाम सुने हैं? ग्वाइटर जिसको आप कहते हैं, ग्वाइटर यानी घेघा रोग नहीं, फूल जाता है ना वो ही भला, तो घेघा रोग उसको बोलते हैं। अतः ग्वाइटर रोग किससे संबंधित बीमारी हो गया? गला से। किससे संबंधित बीमारी हो गया? गला से। अब ट्रेकिया आगे जाकर कितने भागों में बढ़ जाती है? 2 भागों में। और उसका जो ब्रांच है उसी को क्या कहा जाता है? ब्रांचस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रेकिया आगे चलकर कितने भागों में बढ़ती है? एकदम फिगर आपके दिमाग में आ रहा है? वो वाला फिगर वाला भी बताए थे कि जैसे वो आगे गया तो 2 भागों में बट गया। अब उसमें कई एक ब्रांच निकल गया था, निकला था, उस सभी ब्रांच को क्या कहा जाता है? ब्रांचेज कहा जाता है। और उसके बाद एक गोलाकार संरचना दिखाए थे, उसको क्या कहा जाता है? ओल्व्यूली। बोले थे अंगूर का गुच्छा जैसा लगेगा, है ना? यानी प्रत्येक ब्रांचेज में इस तरह का गोलाकार संरचना पाया जाता है। उस गोलाकार संरचना को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? ओल्व्यूली। किस नाम से? किस नाम से? क्लियर हो गया कि ब्रांचेज के लास्ट पोजीशन पर एक गोलाकार संरचना रहता है, उस गोलाकार संरचना को ही ओल्व्यूली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और ये अंगूर जिसम दिख रहा है, सब लोग को दिख रहा है, यानी इसी सब से मिलकर इसी का एक नॉर्मल शेप यदि हम तैयार कर देंगे तो एक फेफड़ा तौर बन जाएगा। इसलिए बोले थे कि फेफड़ा की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को ही क्या कहा जाता है? ओल्व्यूली। लिखा भी होगा। ब्रांचेज के गोलाकार संरचना पाई जाती है, उसी को क्या कहा जाता है? ओल्व्यूली कहा जाता है। ओल्व्यूली हवा को जमा रखने का कार्य करता है, इसलिए एयर सेक्स भी कहते हैं। यहां पर एयर सेक होता है, हवा यहां आकर जमता है, उसके बाद जब प्रेशर बढ़ता है फिर हवा वहां से निकलकर फिर नोज के माध्यम से आपके बॉडी से बाहर चली जाती है। अब ओल्व्यूली में होता क्या है? तो गैसों का विनिमय होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन आता भी है, वहां से जाता भी है, कार्बन डाइऑक्साइड आता भी है, वहां से जाता भी है, नाइट्रोजन आता भी वहां से जाता है। विनिमय का मतलब ही आदान प्रदान। विनिमय का मतलब, विनिमय का मतलब आदान प्रदान। तो ओल्व्यूली में किसका विनिमय होता है? गैसों का। ओल्व्यूली में किसका विनिमय होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। अब लंग्स जो है ढेर सारा ओल्व्यूली से मिलकर बना होता है, इसलिए लंग्स का कार्य संपन्न कौन करता है? ओल्व्यूली। इसीलिए ओल्व्यूली को कहा जाता है लंग्स का स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट। याद हो गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि फेफड़ा का सबसे छोटा कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? ओल्व्यूली। आप लोग इन सारे क्वेश्चन को एकदम अंडरलाइन करते जाइएगा, और रिवीजन के वक्त एग्जाम में आपको बहुत काम देगा। एग्जाम से 10 दिन पहले सब स्टार को रिवीजन कर लेना है, समझ गए ना? आए हिंदी आता तभी तक क्या बार हम बोल ले रहे थे, थोड़ा लग रहा है नहीं बोलते हमारा अपने ने पता होकर हिंदी की लोग हिंदी में बुझ जाना वाले भी। देखो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जो अंग्रेजी में लिखा है बुझना वही होता है, हिंदी में लिखना है बुझना वही होता है, कोई हिंदी अंग्रेजी फायदा नहीं है। अब जिससे मान लिया बच्चे में थोड़ा सिखा दिए कि ये पेन है,
पेन बच्चे में सिखा दिए तो अब कोई कहेगा ये क्या है, तुम पेन नहीं बोल देगा, एकरा कलम जानना जरूरी है। तो ऐसे बुझना चूंकि जीवन में तू पहली बार पढ़ रहा है तो जे एकरा आम का वो बुझ भी आम है। कह दिलिए अंगूर जैसा संरचना, बुझ जन अंगूर जैसा संरचना रहता है ओकरे ओल्व्यूली कहते हैं। आज गलत हम बोल रहे हैं? अरे बच्चा में जो थोड़ा सिखाया जाता था वही तुम माना। जैसे बचपन में बता दिया गया कि ई ओ है तो तुम समझ गए ओ है, अब कहेगा अंग्रेजी क्या होगा, की जरूरी अंग्रेजी से, ऐसा का सीखे ओ है। काव को देखा देता है बच्चा, कभी देखो बच्चा बोलेगा काव है, और अब पूछो गाय कौन है, नहीं बता पाएगा। वो जान रहा है वो है काव है, तो गाय कहाँ हो रहा पता रहेगा, तो गाय जानना जरूरी भी तो नहीं है, काव है वो जान रहा है। बात बुझा चला? तो इसीलिए टेंशन नहीं लेना है। हमरा अपने हिंदी नहीं पता है, तोरा हम की बतेबो हिंदी बताओ, कहता हिंदी क्या होगा। चलो इधर ध्यान दो, ई के लिए हाँ एग्जाम पूछबे करेगा ओल्व्यूली का हिंदी क्या होता है, क्या कि तुम तो तेज विद्यार्थी है, तुम तो रोज एग्जाम देता है, और ये सब तो ढकलोला एग्जाम देता कोई नहीं है। आज तक पूछा कर हिंदी क्या होगा कोई एग्जाम में? अच्छा एकदम भकलोल है ये सब जो है। चलो ओवरव्यू के लिए जरा लंग्स के का पृष्ठ क्षेत्रफल का निर्माण होता है, इस सब बात तुम बुझ रहा है। लंग्स में बताए थे एक आवरण पाया जाता है, लंग्स के चारों आवरण बताए थे, उस आवरण को क्या कहा जाता है? प्लूरा कहा जाता है। हिंदी में बोले तो फुफ्फुस आवरण, हिंदी में फेफड़ा के आवरण को क्या कहा जाता है? फेफड़ा के आवरण को क्या कहा जाता है? फुफ्फुस आवरण, फुफ्फुस आवरण, फुफ्फुस आवरण या प्लूरा कहा जाता है। प्लूरा एवं लंग्स के बीच द्रव भी बना रहता है, उसको कौन सा द्रव बोलेंगे? प्लूरल फ्लूइड यानी फुफ्फुस द्रव, उसको क्या बोलेंगे? फुफ्फुस द्रव यानी प्लूरल फ्लूइड के नाम से जाना जाता है। और इसका काम क्या होता है? तो लंग्स को सुरक्षा प्रदान करना। वो लिक्विड जो है उसका काम क्या हो गया? लंग्स का सुरक्षा प्रदान करना। लंग्स को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। उसके नीचे एक डायफ्राम रहता है, लचीली संरचना। इस लचीली संरचना को क्या कहा जाता है? डायफ्राम कहा जाता है। डायफ्राम का काम आपको याद है क्या? जब डायफ्राम नीचे जाती है तो क्या होता है? बाहर से हवा प्रवेश करता है, और जब उठ जाएगा तब क्या होगा? प्रेशर उस पर बनेगा और हवा अंदर से बाहर जाएगा। स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि डायफ्राम पसलियों से एक विशेष मांसल द्वारा जो जुड़ा हुआ रहता है जिसको इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। डायफ्राम के ऊपर तथा नीचे की तरफ गति करने के कारण ही सांस लेने की क्रिया संपन्न हो पाती है। यदि वो लचीला नहीं होता, ऊपर नीचे नहीं होगा, तो कभी सांस लेने की क्रिया संपन्न हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उसके बाद देखो डायफ्राम के ऊपर या नीचे जाने से ही क्या होता? बक्ष गुहा, जिसको आप थोरैक्सिन कैविटी, जिसको थायराइड ग्लैंड बोले थे ना, उसके गुहा को बक्ष गुहा कहा जाता है। तो कहता है कि आयतन में परिवर्तन भी होता है। जब वो नीचे जाता है तो आयतन बढ़ता है, और ऊपर आएगा तो आयतन घटेगा। नीचे जाएगा तो आयतन बढ़ेगा, ऊपर जाएगा तो आयतन घटेगा। यानी डायफ्राम के नीचे या ऊपर होने से इसके आयतन पर भी प्रभाव पड़ता है। जब नीचे जाएगा तो आयतन बढ़ेगा, यानी हवा बाहर से अंदर घुसेगा। जब ऊपर जाएगा तो आयतन घटेगा, यानी हवा अंदर से बाहर जाएगा। वो बात यहां पर भी लिखा होगा कि जब नीचे जाने पर बक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। जब नीचे जाएगा तो बक्ष गुहा का आयतन क्या होगा? बढ़ जाएगा। दबाव का मान क्या होगा? घटेगा। यानी ऊपर से सट हवा अंदर में प्रवेश कर जाएगा, यानी अंदर प्रवेश करता है। कहां का हवा? बाहर का हवा। यानी परिणाम स्वरूप हवा जो है वो बाहर से किधर प्रवेश करता है? बाहर से अंदर प्रवेश करता है। कब? जब वो नीचे जाएगा तब। बाहर से हवा अंदर प्रवेश कब करेगा? जब डायफ्राम नीचे जाएगा तब। निकलेगा कब? जब ऊपर जाएगा तब। निकलेगा कब? जब ऊपर जाएगा तब। निकलेगा कब? और कुछ संख्या है, और उसकी संख्या कितना होती है? याद रखिएगा, मनुष्य के फेफड़ा में कोशिका जो होती है इसकी संख्या 300 मिलियन। बाप रे बाप, मैंने अनकाउंटेबल हो गलो। आप की कर दो। चलो अगला है श्वासोच्छ्वास। इसके बारे में आपको हम पहले समझा चुके हैं कि सांस के रूप में आप कितना % क्या लेते हैं और कितना % क्या छोड़ते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेते हैं, ऑक्सीजन कितना लेते हैं। गलत लिखा हुआ है 21%। सही कर लेंगे, आपकी किताब में भी है क्या? और किताब में सही है? अच्छा, खाली पीपीटीएम गलत था। चलिए जय जय सीताराम, बढ़िया बात है। ऐसे पहले से आपको याद है, पहले हम समझा चुके हैं। ऑक्सीजन कितना लेते हैं? कोई दिक्कत? अरे याद नहीं हुआ? चलो जल्दी देख देख बोलना।
क्लियर हो गया कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नाइट्रोजन 78%। छोड़ने का काम आप देख ही रहे हैं कि 16 से 17% छोड़ देते हैं, 4% छोड़ देते हैं, 78% छोड़ देते हैं। क्लियर हो गया? जितना लेते हैं जितना छोड़ते हैं, इससे संबंधित सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, एकदम याद रखिएगा। अब क्या है कि अभी तक हम सिर्फ मनुष्य के बारे में पढ़ रहे थे कि मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा है। मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग किस नाम जाना जाता है? तोरो लोग फेफड़े न रे, सबके फेफड़े है, केकरो ट्रेकिया न है। चलो, तो मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? फेफड़ा। लेकिन अलग अलग जीवों का श्वसन अंग अलग अलग होता है। जैसे अमीबा का नाम आपने सुना होगा। अमीबा का नाम, अमीबा क्या करता है? अपने शरीर की सतह से ही सांस लेता है, यानी उसका श्वसन अंग त्वचा हो जाएगा। नहीं, अमीबा क्या करता है? अपनी शरीर की सतह, जो बाहरी स्ट्रक्चर उसका है, उसी से वह वायु, कहेगा कौन वायु लेता होगा? तो आपकी मिट्टी में घुलनशील वायु, हवा में नहीं रहेगा। तो आपकी मिट्टी में वायु में ऑक्सीजन है, पता है आपको? आपकी मिट्टी में ऑक्सीजन है ही, पता होगा आपको। नहीं पता है तो बड़ी मार मारेंगे, क्योंकि मिट्टी जो है कई प्रकार के गैसों, खनिज तत्वों से मिलकर बना हुआ है। उसमें ऑक्सीजन भी है, लोहा भी है, आयरन भी है, सब कुछ है, कैल्शियम भी है, नाइट्रोजन भी है, सब कुछ है। तो आपकी मिट्टी में जो ऑक्सीजन है, वो त्वचा से क्या करता है? वह अमीबा सांस लेने का काम करता है। केचुआ का नाम आपने सुना होगा। वो मिट्टी के वायु ही लेती है, यानी उसका भी श्वसन क्या हो जाएगा? त्वचा हो जाएगा। अमीबा का भी त्वचा हो गया और केचुआ का भी क्या हो गया? त्वचा। कीड़ा मकोड़ा का नाम सुने होंगे। उसमें एक छोटा छिद्र रहता है जिसको आप ट्रेकिया कहते हैं। वो ट्रेकिया से सांस ले लेता है, यानी उसका श्वसन क्या हो गया? ट्रेकिया। कीड़े मकोड़े का श्वसन अंग, अमीबा का, केचुआ का त्वचा, मनुष्य का फेफड़ा। पक्षी की बात करेगा तो यो फेफड़े होगा, यानी स्तनधारी जीव की बात आपसे करेगा ना, तो आप सीधा जवाब दीजिएगा फेफड़ा। किसी भी प्रकार के स्तनधारी जीव की आपसे बात करता है, चाहे वो मगरमच्छ क्यों ना हो, तो उसका श्वसन क्या हो जाएगा? फेफड़ा। यदि मछली की बात करेगा तब आंसर बदल जाएगा। मछली में क्या होगा? गिल्स। देखते हैं दोनों साइड से लाल लाल नहीं, गिल्स, गलफरा। मछली का श्वसन अंग गलफरा, मछली का श्वसन अंग गलफरा। मेढक की बात करेगा 3 अंग से सांस लेता है। मेढक कितने अंग से सांस लेता है? कितने अंग से? 3 अंग से सांस लेता है। कौन कौन? त्वचा भी से भी सांस लेता है, मुख गुहा से भी सांस लेता है, और फेफड़ा भी उसका श्वसन अंग है। और ये लिखा भी होगा आपके सामने है। अमीबा का श्वसन अंग क्या हो गया? शरीर की सतह यानी त्वचा। केचुआ का क्या हो गया? कीड़ा का क्या हो गया? बैक्टीरिया का होता है मीसोसोम। बैक्टीरिया में लिखल रहता है एकदम धागा जैसा वो संरचना, बाहर रहता है। ट्रेकिया में अंदर रहता है, में बाहर रहता है, उसका नाम रखा क्या गया? मीसोसोम। तो आपको याद रखना, बैक्टीरिया का क्या होगा? सरीसृप का क्या होगा? पक्षी का क्या होगा? स्तनधारी का क्या होगा? मछली का क्या होगा? गलफरा। लेकिन मेढक में आपने कितना अंग का नाम सुना? 3 अंग का। यानी मेढक जो है ये 3 अंग से सांस लेता है। के अंग से? 3 अंग से। अब कहिएगा कैसे कैसे सर? तो ध्यान दीजिएगा, आप गर्मी के मौसम में देखते होंगे मेढक आपको दिखाई नहीं पड़ता होगा। चल कहां जाता है? पृथ्वी के नीचे। कभी कभी खेत की जब जुताई होता है तब अंदर से मेढक निकलता है, यानी 1-1.5 हाथ अंदर जो है ना, वो मिट्टी में घुस जाता है। 1-1.5 हाथ। आप जब वो मिट्टी के अंदर रहेगा तब तो गलफरा से सांस नहीं ले पाएगा, तब तो फेफड़ा से नहीं ले पाएगा, तो करेगा क्या? अपने शरीर की सतह से सांस लेता है, यानी त्वचा से सांस लेता है। जब मेढक पृथ्वी के अंदर रहता है तब वो किससे सांस लेता है? त्वचा से। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब मेढक पृथ्वी के अंदर रहता है तो किससे सांस लेता है? त्वचा से। जब वो पानी में रहता है तो देखिएगा मुंह निकाले रहता है। जब मेढक पानी में रहता है तो मुंह बाहर निकाले रहता है, यानी उस समय वो माउथ कैविटी से सांस लेता है, यानी मुख गुहा से लेता है। और जब वो स्थल पर रहेगा तब वो लेगा फेफड़ा से। क्लियर? स्थल पर रहेगा तो फेफड़ा, अब पानी में रहेगा तो मुख गुहा, पानी में रहेगा तो मुख गुहा, आप जमीन के अंदर रहेगा तो क्लियर हो गया? ये तीनों चीज दिख रहा होगा आपको। मुख गुहा से भी सांस लेती है, त्वचा से भी लेती है और फेफड़ा से भी लेती है। मुख गुहा से भी, त्वचा से भी, और चलिए सांप, सरीसृप सांपे में आता है, फेफड़े से सांस लेता है। चला आए, अब वो तो बात हम नहीं बता पाएंगे, तो चेक करना हमारा पड़ेगा, चीर फाड़ करेंगे तब समझ में आएगा। हमरा पता नहीं, लेकिन लेता है वो फेफड़े से। क्लियर?
सांप भी हो या मगरमच्छ भी हो, किससे सांस लेगा? फेफड़े। अब होता है कि नहीं होता वो तो तू जानेगा, लेकिन लेता है। क्लियर हुआ? चलो अब देखो, अब हम लोग को श्वसन रेट के बारे में जानना है। जैसे अभी तक श्वसन क्रिया के बारे में जाने कि सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे? श्वसन की क्रिया। सांस लेना और सांस छोड़ने की पूरी प्रक्रिया श्वसन की क्रिया। अब पढ़ना है श्वसन दर के बारे में, यानी पर मिनट कितना बार लेते हैं, कितना बार छोड़ते हैं। नहीं, प्रत्येक मिनट कितना बार लेते हैं और प्रत्येक मिनट कितना बार छोड़ते हैं, उसको श्वसन रेट कहा जाता है। जैसे कोई भी चीज का दर आप निकालते हैं तो उसमें समय का होना जरूरी होता है। अच्छा, बिना समय का दर निकलेगा? चाहे आपका चाल हो या बेग या कुछ हो, बिना समय का वो नहीं निकल सकता है। अतः श्वसन रेट भी विदाउट समय का नहीं निकलेगा। तो समय से कैसे कैलकुलेशन होता है? तो प्रत्येक मिनट की गई ब्रेथिंग, कितना आप इंस्पायरेशन करते हैं और कितना आप एक्सपायरेशन करते हैं, यानी कितना आप लेते हैं और कितना आप छोड़ते हैं पर मिनट, उस रेट को ही क्या कहा जाता है? श्वसन दर कहा जाता है, रिस्पायरेटरी रेट कहा जाता है। कितना बार होता है? एक स्वस्थ मानव की बात करेंगे तो 16 से 18 बार। एक स्वस्थ मानव की बात करेंगे तो 16 से 18 बार। लेकिन वही जब बच्चा रहता है तो उसका श्वसन रेट होता है 29 से 32 बार। एक छोटा बच्चा में श्वसन रेट ज्यादा होता है और हम लोगों में श्वसन रेट क्या होता है? कम। आपको लगता होगा सर हम ही लोगों में ज्यादा होना चाहिए। उल्टे कहीं नहीं बोल रहे, नहीं सही बोल रहे हैं, क्योंकि श्वसन रेट कुछ चीज पर डिपेंड करता है, वो चीज तुमको जानना पड़ेगा। बच्चा में श्वसन रेट ज्यादा, हम लोगों में बच्चा में। अब कहिएगा सर क्या बात है जो बचपा में ज्यादा होता है? तो एक दिन एक कहानी हम बता रहे थे, आपको याद होगा कि जब तक बच्चा मां के गर्भ में था तब तक उसका संसार बहुत छोटा था। अब जब बड़ा संसार में आया तो बहुत डरा रहता है, उसको हर लोगों पर शके रहता है। जब तक उसकी मां उसके शरीर पर हाथ नहीं देगा तब तक वो रोते रहेगा। उसको लगता है कि दूसरा लोग लेके भागने तो नहीं चलाया है, हम भने अंदर में छुपल थे, बाहर निकल के टेंशन हो गया हमको। तो उत्तेजना के कंडीशन में, भय के कंडीशन में, गुस्सा के कंडीशन में या फिर भूख प्यास के कंडीशन में आपका श्वसन दर बढ़ जाता है। तो बच्चा हमेशा भूखले रहता है, हमेशा डरले रहता है, हमेशा उत्तेजित रहता है, हमेशा गुस्से में रहता है। वो चाहता है कि हमारे मम्मी हरदम हमरा गोदी में रख ले रहे, मम्मी 1 लाख कम है तो बुझबे करता है, तो वह स्वाभाविक है वो रोबे करेगा। तो हरदम टेंशन में रहेगा तो स्वाभाविक है उसका रेट क्या होगा? ज्यादा। यानी बचवा का रेट क्या होता है? श्वसन का ज्यादा, और हम लोग का क्या होता है? कम। कैसे बढ़ा घटा आप बुझ गए कि जब आप नींद की स्थिति में रहेंगे तो नॉर्मल रहेगा, आराम में बैठेंगे तो नॉर्मल रहेगा। जब आप गुस्सा में हैं, उत्तेजना में हैं, या ऊपर नीचे चढ़ रहे हैं, पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है, या फिर क्या कहते हैं कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी चीज से आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, तो इन सारे कंडीशन में श्वसन दर का मान बढ़ जाता है। इस सब कंडीशन में श्वसन रेट का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। अब जैसे आपका श्वसन रेट बढ़ेगा ना, मारने लगिएगा, तुरंत ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तुरंत ब्लड सर्कुलेशन क्या होगा? बढ़ेगा। और जैसे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तुरंत हार्ट बीट भी फक 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 मारने लगता है। बात बुझ रहा है? ये तीनों एक दूसरा का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। श्वसन रेट बढ़ेगा तुरंत ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, अब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तुरंत हार्ट बीट बढ़ जाएगा। हाँ, मौत तो हो सकता है, मौत तो हो सकता है, लेकिन अभी तो हर नहीं होगा, तो अभी समय है। क्लियर हो गया? श्वसन रेट बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर क्या होगा? अब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट बीट क्या होगा? अब बढ़ते रह जाएगा तो क्या होगा? वो राम जाएगा। क्लियर? इसीलिए बढ़ते नहीं रहना, उसको कंट्रोल भी करना है। अतः ज्यादा गुस्सा कभी आए तो पानी पी लेना है। क्लियर? एकदम नॉर्मल हो जाइए। ज्यादा गुस्सा आ जाए ना तो समझो दूर ही होना ही था, कितना टेंशन लेंगे, छोड़ दूसरा कोई बढ़िया मिल जाएगा, क्या टेंशन लेंगे। के बात समझ में आ रहा है? ज्यादा तनाव होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, अब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट बीट बढ़ेगा, और जब फक फक आता ये रह जाएगा तो के बार थोड़ा लेके चल जाएगा। इसलिए रोकना है, सहानुभूति की उस समय आवश्यकता होती है। अतः ऐसे कंडीशन में आप अपने दोस्तों से जरूर बातचीत करें। बात समझे? हाँ, तो ये सब हो गए। क्लियर है? चलो गौर करना, श्वसन दर का मान डर की स्थिति में क्या होगा? गुस्सा उत्तेजना ऊंचाई पर चढ़ने से क्या होगा? जब सुतल रहेगा तो, आराम में रहेगा तो, नॉर्मल रहेगा तो, कोई कंफ्यूजन? चलिए, अब श्वसन रेट एक सामान्य मानव का कितना बार? बचवा में कितना बार? कोई कंफ्यूजन?
अगला है फेफड़ा की क्षमता यानी लंग्स कैपेसिटी। अब थोड़ा सा लंग्स कैपेसिटी पर चर्चा कर लिया जाए कि तो फेफड़ा क्षमता कितना वायु एब्जॉर्ब करने का है, यही ना। इसमें 3-4 तरह का डाटा तुम अभी पढ़ेगा। हाँ किताब रंग बाद में रखना चला, इधर ध्यान दो। इसमें तुम 4 तरह का हमको लगता है कम से कम डाटा पढ़ना पड़ेगा। एगो टोटल लंग्स कैपेसिटी का, एगो टाइडल वॉल्यूम का, एगो अल्वियोलर एयर का और एक डेड एयर का। क्या डाटा पढ़ना है? 4 डाटा। एक बार पहले वो चारों डाटे देख लेते हैं, ध्यान देना। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये लंग्स की क्षमता, किसकी क्षमता? लेंस का नहीं, लंग्स का। किसका? लंग्स का। इसमें क्या बोले? 4 तरह का डाटा तो याद रखना है। पहला डाटा याद रखना 6000। एक मिनट, पहला डाटा, दूसर का डाटा 500, दूसर का डाटा याद हो गया। पहला 6000, दूसर का, तेसर का 350, तेसर का 350 और चौथा 100। ये चारों डाटा दिमाग में सेट हो रहा है पक्का? कोई ऐसा जिनको 4 डाटा नहीं याद हुआ हो? ऐसा क्षमता वाला भी नहीं है ना, सब ठीक है। पहला, दूसर का, तेसर का, चौथा। अब देखना ही है क्या। पहला जो है इसी को कहा जाता है टोटल लंग्स कैपेसिटी, टीएलसी। टोटल लंग्स कैपेसिटी, टीएलसी लिखा हुआ है क्या? देखो किताब में स्वयं लिखा हुआ टीएलसी। टीएलसी का मतलब क्या हो गया? टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी, तो टोटल लंग्स कैपेसिटी कितने? 6000 मिलीलीटर। कितने? और बाद लिखा होगा टाइडल वॉल्यूम। टीवी लिखल है क्या? टाइडल वॉल्यूम लिखल है क्या? टाइडल वॉल्यूम का मान कितना? 500। कितना? चलो और बाद लिखल होगा ए बी, अल्वियोली वॉल्यूम या अल्वियोली एयर लिखल है। ओकर मान कितने? 350। ए बी का मान कितने? लास्ट में होगा डीए, डेड एयर। लास्ट में डीए लिखा हुआ है, डेड एयर। डेड एयर का मान कितना? अब गौर फरमाना, ये डेड एयर जब निकालना रहता है यानी मरी हुई वायु का मान जब निकालना रहता है तो आप क्या करते हैं? टीबी में एबी को घटा देते हैं। याद रखना चला, जब डेड एयर निकालना रहेगा तो क्या करेंगे? टीबी में एबी को घटा देंगे। तो क्या 500 में 350 को घटा देंगे तो नहीं 150 आ जाएगा? जोर घटा तो आप लोग का ठीक है होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो 500 में 350 घटा देंगे, कितना बचेगा? 150। यानी डेड एयर को निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल ये टाइडल वॉल्यूम में क्या करेंगे? एलिवेलर वॉल्यूम को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो क्या निकल जाएगा? डेड एयर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? डेड एयर निकल जाएगा। अब कहिएगा सर ये बहुत ज्यादा है, एकरा की होता है? तो इसका टोटल लंग्स कैपेसिटी सबसे स्पष्ट है कि कुल वायु का आयतन जो आप लेते हैं ना, वो टोटल का मान होता है 6000। जो वायु आप ग्रहण करते हैं उस टोटल कैपेसिटी आपका कितना हो गया? 6000। कहिएगा 500 क्या होता है? तो जितना आप लेते हैं आप छोड़ देते हैं। ज्वारीय आयतन का मतलब होता है, टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है जे तुम लिया यानी इंस्पायरेशन किया और एक्सपायरेशन किया। इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन बुझ रहा है? सांस लेना और सांस छोड़ना, सांस लेना और सांस। तो जितने तुम लिया और जितने तुम छोड़ा ओकर आयतन कितना? ओकर आयतन कितना? 500। और जे तोर अल्वियोली के पास बच जाता है, अल्वियोली के पास जे तोर सटले रह जाता है, वो कितना? 350। तो जितना लिया छोड़ा घटाओ जितना बचा, ओकर बाद जो बच गया वो की हो गया? की हो गया? डेड एयर। की हो गया? तो चारों डाटा याद हो गया क्या सभी लोगों को? चलिए, तो फेफड़ा का कुल क्षमता यानी टीएलसी तुम समझ गया, टोटल लंग्स कैपेसिटी। यानी आपके फेफड़ा के द्वारा अधिकतम जो आयतन लिया जाता है वायु का, उसी को कहा जाता है टीएलसी। और टीएलसी का मान कितना होता है? कितना होता है? कोई कंफ्यूजन? अब है ज्वारीय आयतन यानी टाइडल वॉल्यूम, यानी ब्रीथिंग में इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की क्रिया दोनों इसमें आ गया। इंस्पायरेशन भी और एक्सपायरेशन भी, उसको क्या कहा जाएगा? टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का मान कितना? 500 मिलीलीटर।
टाइडल वॉल्यूम का मान कितना 500 मिलीलीटर। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है जो कि आपने कई बार एग्जाम में देखा भी होगा कि जब कोई व्यक्ति समुद्र की गहराई में जाता है तो ऑक्सीजन के सिलेंडर में की ले जाता है। सुना नहीं ऐसा क्वेश्चन? तो कभी आंसर हीलियम देता है, कभी आंसर नाइट्रोजन देता है। ऐसा क्वेश्चन कई बार आप देखे होंगे कि जब गोताखोर गोता लगाता है यानी समुद्र के अंदर जाता है तो ऑक्सीजन का जो सिलेंडर पीठ पर लेकर जाता है ओकरा में दो चीज मिलल रहता है, या तो हीलियम या तो नाइट्रोजन, या तो हीलियम या तो नाइट्रोजन। उसी से संबंधित सवाल आपसे है कि अधिक गहराई में जब जाना रहेगा तो ऑक्सीजन के साथ किसका प्रयोग करेंगे? हीलियम का। ज्यादा डेप्थ में जाना रहेगा तो ऑक्सीजन के साथ किसका प्रयोग करेंगे? हीलियम का। थोड़ा कम में जाना रहेगा तो नाइट्रोजन का। ज्यादा जाना रहेगा तो, कम में जाना रहेगा तो नाइट्रोजन। मन में एक सवाल आया होगा कि सर वो काहे मिलाते हैं हीलियम या नाइट्रोजन, की फायदा उससे है? तो ध्यान से समझना बाबू कि यदि अधिक दबाव वाला ऑक्सीजन तुम सांस के रूप में ले लेगा, यदि मान लिया जाए, तो वो जल्दी रिएक्शन हीमोग्लोबिन से नहीं कर पाएगा। अब आपकी वायु जो आपने सांस में लिया वो ज्यादा प्रेशर वाला है तो आपकी हीमोग्लोबिन से नॉर्मली वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा। और यदि हीमोग्लोबिन से रिएक्शन नहीं कर पाएगा तो तुम्हारा सांस लेने में वहां रुकेगा वायु, जब वहां रुकेगा तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, दम घुटेगा और व्यक्ति की मौत हो जाएगी। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, यदि मान लिया जाए अधिक दबाव वाला तुम ऑक्सीजन ले लिया और ढेर तक देर तक उड़ा गया तो और दम नहीं टूटा, तो यदि वो ऑक्सीजन तो हीमोग्लोबिन से दबाव वाला रिएक्शन कर लेगा तो उससे O2 पॉइजनिंग का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? O2 पॉइजनिंग, यानी जहर बना देगा फेफड़ा में, उससे भी व्यक्ति की मौत हो जाएगी। यानी O2 पॉइजनिंग से भी व्यक्ति का मौत होता है। O2 पॉइजनिंग का मतलब है जहर बनाना। तो वो अधिक दबाव वाला ऑक्सीजन ब्लड के हीमोग्लोबिन से निर्माण करके क्या बनाता है? O2 पॉइजनिंग बनाता है। क्या बनाता है? क्या बनाता है? क्या बनाता है? O2 पॉइजनिंग। अतः कंडीशन नहीं हो, इसीलिए अधिक दबाव वाले ऑक्सीजन के दबाव को कम करने के लिए हीलियम या नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी कृत्रिम श्वसन लोग लेता है, प्रॉब्लम होती है तो हॉस्पिटल में कहता है ना आईओसी भर्ती है, लगल है नाक कान में पूरा वो लास्ट पोजीशन पर है, तो उसको कृत्रिम श्वसन दिया जाता है, उसको सांस लेने में परेशानियां होती है। वैसे कंडीशन में भी वो सिलेंडर जो है उसमें भी सिर्फ ऑक्सीजन नहीं रहता है, उसमें भी हीलियम और नाइट्रोजन रहता है। यदि ज्यादा प्रॉब्लम है, उसका मैंने साफ होकर फेफड़ा काम नहीं कर रहा है, साफ सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, तब वो मिलाएगा हीलियम जो एकदम स्मूथ कर देता है ऑक्सीजन को, सट सट जाएगा, फट फट काम करेगा। यदि नॉर्मल स्थिति में है तो नाइट्रोजन उस काम चला लेगा। दोनों का रेटो डिफरेंस रहता है। ऑक्सीजन के हीलियम वाला जो रहेगा उतनी ज्यादा रेट का होता है, नाइट्रोजन वाला नॉर्मल रेट का रहता है। क्यों मिलाया गया आप समझ गए? ऑक्सीजन के दबाव को, ऑक्सीजन के दबाव को पक्का याद हो गया। यदि दबाव ऑक्सीजन का कम नहीं होगा तब की होगा? O2 पॉइजनिंग का निर्माण होगा। क्या होगा? चलो तो 500 मिलीलीटर वाला याद हो गया, टाइडल वॉल्यूम का मान हो तो चलिए ऑल्व्यूलर एयर का मान याद हो गया, कितना कितना 350। डेड एयर का मान याद हुआ? अच्छा, गैसों के विनिमय के लिए सब हीमोग्लोबिन जरूरी होता है, O2 पॉइजनिंग यही कहीं लिखा होगा, है ये जो कहने O2 पॉइजनिंग होगा। यदि आप ऑक्सीजन के दबाव वाले ऑक्सीजन को सांस के रूप में ले लेंगे और उसमें हीलियम नाइट्रोजन नहीं मिलाया जाएगा तो किसका निर्माण होगा? O2 पॉइजनिंग का। किसका निर्माण होगा? O2 पॉइजनिंग का, और उससे व्यक्ति की मौत हो जाएगी। अतः हीमोग्लोबिन से वो रिएक्शन आसानी से कर ले तो ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगा। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करेगा तो किसका निर्माण करेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करेगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का। ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करेगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन करेगा तो, कार्बन डाइऑक्साइड करेगा तो कार्बोक्सी। अधिक दबाव वाला ऑक्सीजन करेगा तो O2 पॉइजनिंग, अधिक दबाव वाला ऑक्सीजन करेगा तो। चलिए डेड एयर का वैल्यू मान कितना क्या किए देखो, टीबी में AB को घटा दिए ना, इन ज्वारीय आयतन में ऑल्व्यूलर आयतन को घटा दिए तो क्या निकल गया? डेड एयर निकल गया। क्लियर हो गया? इसका मान कितना? 150। चलिए अब एक कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग क्या है? अभी आप O2 पॉइजनिंग के बारे में पढ़े कि जब अधिक दबाव वाला ऑक्सीजन ब्लड के हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करता है तो O2 पॉइजनिंग का निर्माण करता है, उससे भी व्यक्ति की मौत हो सकती है या होती ही है। अब एक कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग क्या होता होगा? तो आप रोड पर चलते हैं, एकदम चलते कि नहीं चलते हैं? रोड पे गाड़ियां भी चलती है और आप जानते होंगे कि जब गाड़ी से धुआं निकलती है उसमें मैक्सिमम कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है।
वाहन के धुआं से क्या निकलता है। और ऐसा तो नहीं है कि आप जाबी लगा के हमेशा चलते हैं, ऐसा एकदम नहीं है। कितनों कोरोना है फिर भी हम लोग पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम लोग का बॉडी उतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा के यही ना। तो समझाना ही चाह रहे थे चला कि उसका सिर्फ फायदा कोरोना से नहीं है, वायुमंडल की धूलकण या अशुद्ध गैसें भी आपके अंदर डायरेक्ट नहीं जाएगा, ये भी उससे फायदा है। इसलिए लड़के लोग हमेशा देखिएगा नकाब लगा के चलती है। नहीं देखा है तुम लोग की ना, आंख बंद करके चलता है रे, कहता है न बताओ, आंख बंद करके चलता है, गिर जाएगा टकरा जाएगा टेम्पू से भी आए काम देगा। ध्यान दो इधर। तो कहने का तात्पर्य यह था कि जो वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है आपके वाहन के द्वारा, चाहे किसी के वाहन के द्वारा, वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आपके नाक से क्या होगा, फेफड़ा तक पहुंचेगा। नाक में कोई यंत्र नहीं लगल है जो कार्बन मोनोऑक्साइड को नहीं लेगा, वो तो वायु लेता है। अब वो काम आम इमली जे रहेगा सब ले लेगा, तो वो जो वायु सांस मिलेगा उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड चल जाएगा। अब वो कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड के हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करेगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। किसका? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। उससे आपके फेफड़ा में ब्लड जो है वो इंप्योर हो जाता है, दम पूरा घुटने लगता है और उससे व्यक्ति की भी मौत हो सकती है। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, कभी कभी आप अपने घर में लैंप जलने छोड़ देते हैं, हालांकि अब वो कंडीशन लैंप वाला नहीं है, अब तो सब इमरजेंसी लाइट जलाता है, लाइट जलाता है वो लाइट बुता के सोता है, अब कोई कंडीशन नहीं। लेकिन पहले जब लैंप वाला जमाना था तब क्या होता था कि पढ़ते पढ़ते सो गए, लैंप जल्दी रह गया। अब पूरा खिड़की के बारी सब ठंडा के मौसम में पैक करके छोड़ दिए हैं, तो उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, उससे जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, वो आपके रूम में क्या होगा, पूरा का पूरा फैल जाएगा। तो जितना आपके रूम में ऑक्सीजन था उस सब को खत्म कर देगा, रूम टेम्परेचर भी बढ़ा देगा। तो गर्मी से जान आपका जा रहा है, लेकिन चूंकि आप नींद में ज्यादा है, गर्मी पता चल गया तब तो गेट खोल दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं पता चला, ठंडा का मौसम है, सुतले तुम रह जाएगा, भोर में पता चलेगा गेटे नहीं खुल रहा है, काहे को हइये नहीं है ओकरा में। बात बुझ रहा है ना। तो वो कंडीशन में भी कंडीशन हो सकता। कभी कभी क्या होता है, कोयला जला के सूत गए, ठंडा का मौसम में बोरसी जला के सूत गए, नहीं बोरसी बैठा जे भी जलाना है तो जला के सूत गया और छोड़ दिया रूम में, धीरे 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 पूरे आपके रूम में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन फैल गया, वो नाक के को जाम कर दिया, ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा है और व्यक्ति की मौत हो जाएगी। तो उसको कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन। कोई कंफ्यूजन? तो दोनों कंडीशन में थोड़ा घटे न रे। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे कहता है श्लेष्मा झिल्ली, नाक में श्लेष्मा झिल्ली होता है, उसी में सूजन को क्या कहा जाता है, ब्रोंकाइटिस। क्या कहा जाता है? मानव शरीर में श्वसन वर्णक कौन सा है? हीमोग्लोबिन। श्वसन वर्णक को किस नाम जाना जाता है? हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में, गलत लिखा हुआ है, ठीक कर लीजिएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में बाबीय श्वसन होता है, ओ को काट दीजिएगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कौन सा होता है? बाबीय श्वसन। कौन श्वसन? बाबीय। ओ को काट दिए सभी लोग। चलिए, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक एसिड का विघटन होने से क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। पायरुविक एसिड कहां विघटित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कोई कंफ्यूजन किन्हीं को? चलिए, दिस चैप्टर इज डन फॉर दिस डे, आई मीट यू नेक्स्ट डे।